हेलो वंस अगेन। चैप्टर 1 का हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया था जिसमें काफी बेसिक चीजें थी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, इकोनॉमी का मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 का ही। वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बोला जाता है पीपीसी इन शॉर्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पर्यायवाची हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसे एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अब स्टार्ट होंगी ग्राफ बेस्ड चीजें। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्राफ का चीज या कंसेप्ट समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बी वेरी फोकस्ड। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व है, तो इट इज अ कर्व रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ऑल्टरनेटिव मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन, मोर देन वन, ऑफ कितने गुड्स? टू गुड्स, जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप बना सकते हो बाय मेकिंग फुलर यूटिलाइजेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज करके अपने रिसोर्सेस का, गिवन रिसोर्स का और गिवन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में किसी भी शब्द के आगे जैसे गिवन लग जाता है मतलब वो चीज रहने वाली है कांस्टेंट। हमारे केस में, पीपीसी के केस में, यहाँ पर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के आगे गिवन लगा हुआ है, मतलब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। तो अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होते हैं तो फिर आप दो गुड्स के कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम आप कर सकते हो दो गुड्स का, उस गिवन रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज करके। ये है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व। ऐसे में कुछ समझता नहीं है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक लैंड है, एक जमीन है। ओके, अब यहाँ पर तुम पूरा प्रोडक्शन कर रहे थे वीट का, और राइस का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो ये जो लैंड है ना, ये जमीन है, ये तुम्हारा रिसोर्स है जिसपे तुम दो गुड्स बना रहे हो, वीट और राइस, और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि पीपीसी बोल रहा है। ये पूरे लैंड पे अगर तुम वीट बनाते हो और राइस बिल्कुल नहीं बनाते, तो 0 और 10 प्रोडक्शन है जो तुम्हें स्केड्यूल में दिख रहा है। अगर एक छोटा सा हिस्सा तुम अब राइस के प्रोडक्शन में अलॉट कर रहे हो, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 1 यूनिट राइस की बढ़ाना चाहते हो तो वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल वीट हो गया है 9 और राइस हो गया है 1। सीधी बात है, क्योंकि आप एक गुड को बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे को कम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं स्केर्स। अगली चीज, अगर तुम और प्रोडक्शन बढ़ाते हो, तुमने इतना हिस्सा अलॉट कर दिया राइस के प्रोडक्शन में, राइस 2 यूनिट बन रहा है, 2 क्विंटल बन रहा है, जो भी है वैल्यू या यूनिट, और वीट अब बन पा रहा है केवल 7 यूनिट ही। अभी दिमाग मत लगाओ कि ये कैसे डिक्रीज हो रहा है और ये क्या किया है। ओके, अभी ध्यान से सिर्फ सुनो। अब से फॉर एग्जाम्पल इतना हिस्सा और तुमने राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिया, तो अब 3 यूनिट राइस के बन रहे हैं और वीट के बन पा रहे हैं केवल 5, सॉरी 4। ठीक है, और फिर तुमने ये हिस्सा भी राइस के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो अब राइस तो पूरा बन रहा है 4 यूनिट, लेकिन वीट बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तुमको एक फंडा तो समझ आ गया कि राइस को बढ़ाने के लिए हमको वीट को कम करना पड़ेगा, एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को कम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स आर स्केर्स, लैंड उतनी ही है ना यार। ओके, तो दोनों का प्रोडक्शन साथ में नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर ये गैप किस हिसाब से लिया, ये 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे कम क्यों नहीं हो रहा है? ये 10 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 7, फिर 4, फिर 0 आ गया वीट के केस में। ये चल क्या रहा है? अब बेटा ये समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है?
कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या मतलब है बेटा? आप बेसिकली है ना, सिंपल शब्दों में बोलो तो जो भी अपॉर्चुनिटी तुम खो देते हो वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वॉट एवर इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम बहुत बढ़िया प्रोफेशनल बनते हो और उसके बाद तुम्हें 4 कंपनी से ऑफर आता है, ऑफर लेटर आता है। एक कंपनी तुम्हें 10 लाख ऑफर कर रही है, दूसरी कंपनी तुम्हें 40 लाख ऑफर कर रही है, कंपनी सी तुम्हें ऑफर कर रही है 25 लाख और कंपनी डी तुम्हें ऑफर कर रही है 15 लाख। तुम कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहोगे? अगर चारों कंपनीज का लोकेशन, उनका वर्किंग कंडीशन सब सेम है तो यू विल गो विथ कंपनी बी, क्योंकि वो तुम्हें सबसे बड़ा पैकेज दे रही है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कंपनी बी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बेटा कंपनी बी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंपनी ए, सॉरी, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सी, कंपनी सी ना ज्वाइन कर पाना। बेटा बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो ऑब्वियसली तुमने ही चूज किया है। बच्चों को ये लगता है कि तो बेस्ट तो हमने चूज कर ही लिया। तो हाँ बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट नहीं है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ना। अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? कंपनी सी ज्वाइन कर लेना। तो कंपनी बी ज्वाइन करने की वजह से आपने क्या अपॉर्चुनिटी खोई है? आप तो रैशनल हो, आप तो बेस्ट डिसीजन ले ही रहे हो यार। आपको कॉस्ट बतानी है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की। कंपनी बी ज्वाइन करने की वजह से हम कंपनी सी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो दैट इज वाई कंपनी बी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 25 लाख रुपए, कंपनी सी ना ज्वाइन कर पाना। अगर ए, सी और डी ऑप्शन में थे तो फिर तुम कंपनी सी ज्वाइन करते। अगर अब मैं पूछूं कि कंपनी सी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कंपनी सी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंपनी डी ना ज्वाइन कर पाना। ओके, तो बेसिकली सी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 15 लाख। अब यही दो ऑप्शन में होते तो तुम कंपनी डी ज्वाइन करते। कंपनी डी ज्वाइन करने की तुमसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछते तो क्या होती? 10 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी ए ज्वाइन करने की एज सच कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑफर नहीं होता। तो इन दैट केस फाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फाइन, अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, जब भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल शब्द आता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल शब्द का क्या मतलब होता है? एडिशनल। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, हमको जो टर्म काम में आने वाली है ना इस चैप्टर में, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप कुर्बान कर रहे हो गुड वाई की फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की हर एक यूनिट बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे एग्जाम्पल में राइस की हर एक यूनिट बढ़ाने के लिए आप कितना कितना वीट कुर्बान कर रहे हो, उसे बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय गेन, लॉस ऑफ वाई गुड अपॉन गेन ऑफ एक्स गुड। ओके, अब एमओसी का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। ओके, यहां पर हमें एमओसी कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, अगर लॉस अपॉन गेन निकालना है, पहले लेवल पे तो ये ब्लैंक होता है। क्यों? एमओसी निकालने के लिए बेटा दो डेटा तो चाहिए ना। लॉस या गेन निकालने के लिए मेरे को दो डेटा चाहिए, तभी तो मैं निकाल सकती हूँ। ओके, हमारे एग्जाम्पल में राइस के केस में गेन हो रहा है और व्हीट के केस में लॉस हो रहा है। तो अगर मैं लॉस अपॉन गेन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो सेकेंड वाले ऑल्टरनेटिव पे आओ। लॉस कितना है व्हीट का? 1, और गेन कितना है? अगेन 1, 0 से 1 पे आ गए तो 1 by 1 gives you 1। व्हीट पे थर्ड कॉम्बिनेशन पे आओ बेटा, लॉस कितना है? 9 से 7 पे आ गए, 2 का नुकसान हो गया है। और गेन कितना है राइस का? 1 से 2 पे आ गए, 1 का गेन है, 2 by 1 gives us 2। नेक्स्ट पे आओ, यहां पर लॉस कितना है व्हीट का? 7 से 4 पर आ गए तो लॉस है 3 का, और गेन कितना है? 2 से 3 पर आ गए तो गेन है 1 का।
3/1 गिव्स अस 3। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन देखो बेटा, यहाँ पर लॉस कितना है, 4 से 0 पर आ गए तो 4 वीट का नुकसान हो गया, 4 यूनिट्स ऑफ वीट। और गेन कितना है, 3 से 4 पे आ गए मतलब 1 का गेन है। 4/1 गिव्स अस 4। बेटा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हर बार एक एडिशनल यूनिट ऑफ राइस बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा वीट कुर्बान करना पड़ रहा है। पहले 1 यूनिट राइस बढ़ाने के लिए मैंने 1 ही वीट कुर्बान किया था, फिर एक और बढ़ाने के लिए 2 कुर्बान करने पड़े मेरे को वीट, फिर एक और बढ़ाने के लिए मुझे 3 कुर्बान करने पड़े, और एक और बढ़ाने के लिए मुझे 4 कुर्बान करने पड़े। अब बेटा ये एक्चुअल में भी होता है, मतलब ये मुझे एक्चुअल में एक सीए के स्टूडेंट ने बताया, जिसे फार्मिंग रिलेटेड आइडिया था कि एक्चुअल में मैम इट हैपेंस, क्योंकि हम लोग शायद मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन जैसी चीजें पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये सब तो सब थ्योरी वाली बात होगी, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा, क्रॉप रोटेशन तो होना ही चाहिए, वीट से राइस की तरफ शिफ्ट होंगे तो बढ़िया प्रोडक्शन और बढ़ रहा होगा। बट ऐसा नहीं है। ही टोल्ड मी कि मैम जब आप एक लैंड को एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे की तरफ शिफ्ट करते हो, मतलब अगर आप वीट से राइस की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो, ओके, तो इन दैट केस वो लैंड जितना ज्यादा वीट प्रोड्यूस कर पा रही थी, उतना शुरू में 1-2 साल तक तो शायद इतना बम्पर प्रोडक्शन राइस का नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे वो लैंड सेट हो जाती है राइस के प्रोडक्शन की तरफ, और फिर राइस का प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, एज पर हिज इंफॉर्मेशन ही सेड कि एक से दूसरे क्रॉप के तरफ शिफ्ट होने में आपको टाइम लगता है, उस लैंड को सेट होने में भी। ओके, अदरवाइज भी तुम लॉजिकली सोचो तो ऐसा होता है कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए कि मैं आई टीच इकोनॉमिक्स, है ना, मेरे को बोला जाए कि अब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना है, आप तो अकाउंट्स पढ़ाओ, तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सीए मुझे डिफिकल्टी जाएगी अकाउंट्स पढ़ाने में। ओके, क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स, या उससे भी ज्यादा। ओके, और अब अचानक से मुझे बोल दिया जाए कि अब आप अकाउंट्स पढ़ाओ, तो मुझे, मैं अपना 100% भी दे दूं, क्या 200% भी दे दूं, बहुत मेहनत भी कर लूं, तो भी शायद एक एक्सपीरियंस अकाउंट्स फैकल्टी के बराबर ना पढ़ा पाऊं। ओके, तो इन दैट केस जब लेबर रिसोर्स भी आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन या टीचिंग ऑफ वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, तो इतना एफिशिएंसी के साथ आउटपुट नहीं निकलेगा। 100% एफिशिएंसी पे काम कर लूं तो भी शायद इतना अच्छा आउटकम नहीं निकल पाएगा। ओके, तो दैट इज करेक्ट। जब आप एक लैंड को शिफ्ट करते हो फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, तो जितना अच्छा प्रोडक्शन वीट का हो रहा था, शायद उतना अच्छा प्रोडक्शन राइस का इनिशियली नहीं होगा, गिवन द फैक्ट कि उस लैंड को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे जो लॉस अपॉन गेन फॉर्मूला है ना, उसको अपन ने बोला है एमओसी। क्या बोला है उसे अपन ने? एमओसी बोला है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ग्राफ के थोड़े से बेसिक्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ना दो तरह की होती है, एक होती है अपवर्ड स्लोपिंग और दूसरा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन चलता है, मतलब प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हुई सप्लाई कम हो गया, पॉजिटिव रिलेशन यार, दोनों साथ में गिरते हैं, दोनों साथ में बढ़ते हैं, तो आपका ग्राफ बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ग्राफ को बोला जाता है अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स के बीच में उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन चल रहा है, एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो जाता है, ऐसा रिलेशन अगर चलता है तो आपका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग का फंडा तो तुमको समझ आ गया। अब शेप की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में मेनली हमको 3 तरह के शेप काम आएंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। आपके ग्राफ का शेप कॉनकेव तब बनता है जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ते जा रहा है, ऐसा शेप कहलाता है कॉनकेव, बल्ज्ड आउट। आपके ग्राफ का शेप कॉन्वेक्स तब बनता है जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम होते जाता है। ओके, धीरे धीरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कुर्बानी का रेशियो कम होते जा रहा है, तो शेप बनेगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा,
बल्ज्ड इन। और अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कांस्टेंट रहता है तो फिर आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, डायगोनल लाइन को स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोला जाता है। ओके, अब ये तो ग्राफ के स्लोप और शेप का बेसिक हुआ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या, जो अभी अपन ने फॉर्मूला यूज किया ना, लॉस अपॉन में गेन, बेसिकली वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और हर ग्राफ में वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अलग नाम देके रखा है। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम मैंने दिया है, उसे एग्जाम में कहीं कोट मत करना प्लीज। यहां पर पीपीसी के केस में उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का नाम है एमओसी, जो अभी तुमने निकाला है लॉस अपॉन में गेन करके। तो अब देखो, स्केड्यूल देख के तुम ग्राफ का शेप और स्लोप गेस कर सकते हो क्या। अगर यहां पर राइस बढ़ रहा है और व्हीट कम हो रहा है, उल्टा रिलेशन है दोनों गुड्स के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और यहां पर अगर तुम देखोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब एमओसी अगर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ग्राफ बनता है कॉनकेव, बल्ज आउट। ओके, याद रखना गेन की यूनिट्स हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस और लॉस की यूनिट्स हम लेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो व्हीट हम लेंगे ऑन वाई एक्सिस एंड राइस हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जिसमें गेन हो रहा है। राइस है 1 2 3 4, व्हीट के केस में मैं 2 का गैप रख रही हूँ, 2 4 6 8 10। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, जैसा तुमने समझा है वैसा ही ग्राफ बनता है या नहीं देखते हैं। फर्स्ट यूनिट पर सॉरी 0 लेवल पे 0 राइस और 10 व्हीट है, पहला पॉइंट यहां पर है। 1 राइस एंड 9 व्हीट, दूसरा पॉइंट। 2 राइस एंड 7 व्हीट, तीसरा पॉइंट। 4 राइस एंड 4 व्हीट, सॉरी 3 राइस एंड 4 व्हीट है, 3 राइस एंड 4 व्हीट एंड 0 एंड 4। अगर ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जैसा अपन ने समझा था, ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है और इसका शेप है कॉनकेव। अब समझने वाली बात ये है, अब देखो इस डेफिनेशन पे वापस आते हैं यार, जो पीपीसी की हमने देखी। इट इज अ कर्व representing alternative combination, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो by making best possible use of given resource and given technology। आपका लैंड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का बेस्ट पॉसिबल तरह से अगर आप यूज करो तो आप क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, वो पीपीसी बताता है। बेटा कोई भी पॉइंट पीपीसी पर, ये जो पूरा ग्राफ है ना उस पर है, तो वो कैसा यूज बता रहा है रिसोर्स का, बेस्ट पॉसिबल यूज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के अंदर है, से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पीपीसी के अंदर है, तो ये बताएगा कि आपने अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज नहीं किया है। आप पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, मतलब इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर है, तो वो पॉइंट क्या बता रहा है, वो पॉइंट बी अनअटेनेबल पॉइंट है। ये पॉइंट आप अचीव नहीं कर सकते आपके गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अब पीपीसी बेटा 3 अजम्पशन पे बेस्ड है, वो तीनों अजम्पशन डेफिनेशन में, कितने गुड्स की बात हुई है, 2 गुड्स की। कैसा रिसोर्स का यूज कर रहे हो तुम, फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्स का। और कौन सी 2 चीजें कांस्टेंट है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमने मान लिया है कांस्टेंट। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है बेटा, ये आ सकता है 3 मार्क्स में। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी यू ऑलरेडी नो, पीपीसी कैसा स्लोपिंग है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर कांस्टेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है पीपीसी कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि एमओसी बढ़ते ही जा रहा है, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स गुड के लिए हमें ज्यादा ज्यादा वाई गुड को कुर्बान करना पड़ता है। बेटा अच्छे से याद कर लेना,
पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग एमओसी की वजह से नहीं है। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। बच्चे हैं ना, पता नहीं क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये रीजन बोलते हैं, अच्छे से याद करना। और कॉनकेव क्यों है? कॉनकेव इसीलिए है क्योंकि एमओसी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अब आते हैं, ये टॉपिक रह गया अपना, एमओसी से शेप डिसाइड होगा। अगर देखो, तुमको एक बात तो पक्की है, ये पता है कि पीपीसी कॉनकेव बनता है ना, लेकिन एक एक मार्क में कुछ पूछा जा सकता है तुमसे। व्हाट इफ एमओसी इज इंक्रीजिंग, एमओसी बढ़ता है तो पीपीसी बनेगा कॉनकेव, और जनरली पीपीसी कॉनकेव ही होता है, यही प्रॉपर्टी है उसकी। लेकिन एक एक मार्क में व्हाट इफ में पूछ सकते हैं, व्हाट इफ एमओसी फॉल्स। अगर एमओसी फॉल हो रहा है मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कम होता है तो पीपीसी का शेप कैसा बनेगा? पीपीसी विल बी कॉन्वेक्स। व्हाट इफ एमओसी इज कांस्टेंट, अगर एमओसी कांस्टेंट रहता है तो पीपीसी कैसा बनेगा? पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें देकर रखे हैं, ये व्हाट इफ में एक एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमओसी का पर्यायवाची। एमओसी का एक और पर्यायवाची है, वो है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमओसी को एमआरटी क्यों बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो, चेंज होना। एमओसी को एमआरटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बताता है किस रेट पर हम एक गुड के प्रोडक्शन से रिसोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं टू प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। ये रेट बताता है जिस पे रिसोर्स को चेंज किया जा रहा है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अनदर, और इसलिए एमओसी को एमआरटी भी बोला जाता है। पीपीसी का एक और नाम है, पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है। फ्रंटियर समझते हो? फ्रंटियर मतलब होता है बाउंड्री, फ्रंटियर मतलब बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। पीपीसी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन बताता है जो किया जा सकता है विद गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इससे ज्यादा प्रोडक्शन अभी के रिसोर्स के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीपीसी को बोला जाता है बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, और इसलिए उसे बोला जाता है पीपीएफ, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का फ्रंटियर। पीपीसी का एक और नाम है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बताता है कैसे हमारे रिसोर्स ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं, मतलब लैंड ट्रांसफॉर्म की जा रही है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। एमओसी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। बेटा इसको अपन पहले समझते हैं। स्लोप समझते हो? स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टैंजेंट, और टैंजेंट का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब किसी भी डायग्राम में तुमको स्लोप निकालना है ना, आगे भी इकोनॉमिक्स में तुम्हें याद होना चाहिए। तो बेटा उस ग्राफ पर तुम्हें लेने हैं 2 पॉइंट। से फॉर एग्जांपल ये हमारा पीपीसी है, ठीक है। गुड वाई हम लेंगे ऑन वाई एक्सिस जिसमें लॉस हो रहा है, और गुड एक्स हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस। हमने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। अब तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन गया। ये जो स्लैंट लाइन है इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? बेस। अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन गुड वाई, कितना गुड वाई कम हो रहा है, और बेस मतलब गुड एक्स कितना बढ़ रहा है, चेंज इन गुड एक्स। मतलब बेसिकली चेंज इन वाई मतलब लॉस, और चेंज इन एक्स मतलब गेन। लॉस अपॉन गेन किसका फॉर्मूला है? लॉस अपॉन गेन इज द फॉर्मूला ऑफ एमओसी। इसलिए याद रखना, एमओसी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। आगे भी इकोनॉमिक्स में तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि जो भी मार्जिनल वाली चीजें होती है ना, वो सब स्लोप होती हैं। ओके, यहाँ पर भी पीपीसी का स्लोप क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई तुमसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है तुमको, लेकिन बस ये सिंगल लाइन याद होनी चाहिए। ये मैंने स्लोप का ये सब कैलकुलेशन तुम्हें बताया, तुम भी अपने नोट्स में लिख सकते हो, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके,
नहीं लिखना है तो ब्लैंक छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। अब बेटा अगले टॉपिक पे आते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। शिफ्ट ऑफ पीपीसी कब होएगा? पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट हो गया, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी ही शिफ्ट हो गई। जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, मतलब दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जब चेंज होती है तो उसे बोला जाता है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। लेकिन जब किसी एक गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज होती है ना, दूसरे गुड की कांस्टेंट है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी सॉरी, तो उसे बोला जाएगा रोटेशन ऑफ पीपीसी। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज हुई है तो वो शिफ्टिंग है, और एक गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज हुई है तो उसे बोला जाता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब बेटा शिफ्ट जो होता है ना पीपीसी का, वो दो तरह का होता है। एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। ग्राफ बना लो मेरे साथ, ये तुम्हारा पीपीसी था, पीपी, अब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, पी डैश पी डैश। मतलब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना दोनों गुड के रिस्पेक्ट में, गुड वाई के रिस्पेक्ट में भी और गुड एक्स के रिस्पेक्ट में भी। तो ये बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। और अगर दोनों ही गुड की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं, पीपीसी शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम पीपी टू पी डैश पी डैश, मतलब अब दोनों ही गुड कम बन पाएंगे, गुड वाई भी जो वाई एक्सिस पर है और गुड एक्स भी जो एक्स एक्सिस पे है। तो दिस इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ओके, जब दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती हैं तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट बोला जाता है, और जब दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है तो उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। दोनों गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बढ़ेगी? बेटा दो चीजें जो कांस्टेंट रखी थी ना अपन ने डेफिनेशन में, क्या थी वो? रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। अगर ये दोनों चेंज हो जाए ना तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। इंक्रीज कब होगी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी? जब देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्स या फिर देयर इज एन एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जो दो चीजें कांस्टेंट रखी थी ना बेटा, उन्हीं को चेंज करना है। अगर कोई नया माइन डिस्कवर हो गया, नया ओर डिस्कवर हो गया, या फिर कैपिटल ज्यादा आ रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, तो पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, टेक्नोलॉजी एडवांस यूज कर रहे हो तो भी पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब 3 मार्क में है ना बेटा, अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। तो क्या क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे, कारण लिखोगे और डायग्राम बना के आओगे। याद रखना इकोनॉमिक्स में जहां जहां भी डायग्राम की जरूरत है तुम्हें बनाना चाहिए। हो सकता है उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं हो, लेकिन डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे। ओके, तो वेर एवर रिक्वायर्ड यू शुड मेक डायग्राम इन इकोनॉमिक्स। ओके, कमिंग बैक बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी क्या होता है? जब दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो गई है। दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कम हो जाएगी? जब या तो रिसोर्स कम हो गया है या फिर आप टेक्नोलॉजी कैसी यूज कर रहे हो, बैकवर्ड, तो फिर दोनों ही गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। नाउ लिसन, डिक्रीज इन रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कोविड-19 का आना, ओके, लेबर रिसोर्स खत्म हो गया, या फिर कोई नेचुरल कलामिटी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, इन सब की वजह से जब रिसोर्सेस घट जाते हैं किसी भी नेशन में, तो दैट इज व्हाट डिक्रीज इन रिसोर्स। ओके, तो ये है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब अगली चीज पे आते हैं, वो है सॉरी, रोटेशन ऑफ पीपीसी। जब कोई भी एक गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज होती है विद द कांस्टेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर गुड, तो उसे बोला जाता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब रोटेशन पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड एक्स। यहां पर अपन ने एक्स एक्सिस पर लिया है गुड एक्स और वाई एक्सिस पर लेकर रखा है गुड वाई। नाउ लिसन, ये जब शिफ्ट हुआ है बाहर की तरफ तो यहां पर रोटेशन हो रहा है
राइटवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू गुड एक्स। ऐसा कब होगा बेटा कि सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, गुड वाई की नहीं बढ़ रही? बेटा रिसोर्स बढ़ता ना, तो रिसोर्स सेम लैंड से दोनों गुड्स बन रहे थे ना, राइस और व्हीट। रिसोर्स बढ़ता है तो दोनों गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती है ना, एक की थोड़ी ना बढ़ती है। तो रोटेशन का केवल एक ही कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी। राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है गुड एक्स के रिस्पेक्ट में, पीपी से पीपी डैश की तरफ। कहां से कहां जा रहे हैं हम? फ्रॉम पीपी टू पीपी डैश। ये है पीपी और पीपी डैश, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। जब पीपी से पीपी डैश की तरफ जा रहे हैं तो राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है गुड एक्स के लिए। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि गुड एक्स की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है विद कांस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई। गुड एक्स मतलब राइस के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, लेकिन गुड वाई मतलब व्हीट के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, तो वो रोटेशन होता है। और बेटा लेफ्टवर्ड रोटेशन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम पीपी टू पीपी डबल डैश, ठीक है। पीपी से पीपी डबल डैश की तरफ हो रहा है। ये क्यों हो रहा होगा? ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बैकवर्ड यूज करने लग गए हो। कौन से गुड के लिए? गुड एक्स के लिए। फाइन। अब अगर रोटेशन की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू गुड वाई, गुड वाई ऑन वाई एक्सिस एंड गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस, मेरे साथ प्लीज बनाते जाओ चीजें। ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है, पीपी, ओके। अब राइटवर्ड रोटेशन मुझे बताना है कौन से गुड के रिस्पेक्ट में हो रहा है राइटवर्ड रोटेशन? विथ रिस्पेक्ट टू गुड वाई। गुड वाई का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देखो बढ़ रहा है ना, और गुड एक्स का तो वही है, पी पर ही है, ओके। तो ये बता रहा है राइटवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू गुड वाई। गुड वाई का राइटवर्ड रोटेशन हो रहा है, मतलब गुड वाई की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ रही है विथ कांस्टेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ गुड एक्स। और पीपी से पीपी डबल डैश की तरफ जब जाते हैं, ये पीपी वाला ग्राफ था, ओके, और इससे पीपी डैश की तरफ जब जाते हैं तो ये बताता है लेफ्टवर्ड रोटेशन। लेफ्टवर्ड रोटेशन क्यों हो रहा है? लेफ्टवर्ड रोटेशन हो रहा होगा क्योंकि आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो फॉर गुड वाई। और राइटवर्ड रोटेशन क्यों हो रहा होगा फॉर गुड वाई? क्योंकि आप बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो फॉर गुड वाई। पूरा कंटेंट तुम्हें देके रखा है, ऐसे ही लिख के आना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ये सब नोट्स ही हैं तुम्हारे, ओके। नाउ पीपीसी से रिलेटेड है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, जस्ट 5-10 मिनट्स मोर। पीपीसी को क्या होगा अगर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है इन अ कंट्री? बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है ना इन अ कंट्री, तो इन दैट केस कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होने वाला है। पीपीसी एक अजम्पशन के साथ बनता है बेटा कि आप अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहे हो। तो अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ओके, आपके देश का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने लेबर रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। आपने अंडर यूटिलाइज किया हुआ है रिसोर्स। एनी पॉइंट इनसाइड पीपीसी शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। तो बेटा अगर आपके देश का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप पीपीसी के कोई अंदर के पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन पीपीसी पर कोई चेंज नहीं आएगा। यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टू अ पॉइंट टूवर्ड्स पीपीसी ऑन पीपीसी। पीपीसी पर कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, मेक इन इंडिया मूवमेंट का क्या असर होगा पीपीसी पर? मेक इन इंडिया मूवमेंट क्या है? मेक इन इंडिया मूवमेंट की वजह से हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, बाहर की कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे देश में प्रोडक्शन करेंगे। हमारे देश का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश में ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इन दैट केस पीपीसी इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन पीपीसी? बेटा शॉर्ट रन में तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसका ऑन पीपीसी, क्योंकि बस आप अपने रिसोर्स को बेस्ट तरह से यूज कर रहे हो। लेकिन बेटा लॉन्ग रन में
इसकी वजह से पीपीसी इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, क्योंकि रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है हमारे लेबर रिसोर्स की। जितना क्लेनलीनेस रहेगी उतना हेल्दी पर्सन रहेगा कोई भी। ओके, और इस वजह से पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ओके, पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, क्योंकि जितना ज्यादा क्लेनलीनेस रहेगा उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा कोई भी लेबर, और उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा वो इन फ्यूचर। ओके, लास्ट थिंग, कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन पीपीसी। बेटा कोविड 19 का मैंने तुम्हें पहले भी एग्जाम्पल दे दिया है। कोविड 19 की वजह से पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर तुम्हें ग्राफिकली प्रेजेंट करना पड़े तो तुम कैसे प्रेजेंट करोगे। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स पहला प्रॉब्लम था, उसका पहला पार्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कोई भी दो गुड ले लो तुम, गुड एक्स और यहाँ पे गुड वाई। व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या गुड या सर्विस बनानी है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना चाहते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, तो तुम देख पा रहे हो बेटा इसकी वजह से गुड वाई का प्रोडक्शन कम होगा और गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मतलब एक गुड आप कम करोगे तो आप दूसरा बढ़ा पाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स। व्हाट टू प्रोड्यूस में मेनली आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा गुड बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। एक गुड ज्यादा बनाओगे तो दूसरे का प्रोडक्शन करना पड़ेगा कम, तो उसको पीपीसी पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आएगा। ओके, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब आप कैसे बनाओगे कोई भी गुड। हाउ टू प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आपको एक पॉइंट अंदर लेना है और एक दो पॉइंट्स बाहर लेने हैं, ऑन पीपीसी लेने हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी दे देते हैं। अगर पीपीसी पर पॉइंट ए और बी लिया है मैंने और इनसाइड पीपीसी सी लिया है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बेटा आप अगर ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे आपके रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो पीपीसी पर ऑपरेट करोगे तुम। अगर तुम्हारे रिसोर्स बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर तुम्हारी कंट्री में यूज होनी चाहिए और तुम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा रिसोर्स बेस्ट पॉसिबल वे में यूज होगा और इस वजह से आप पीपीसी पर ऑपरेट करोगे, मतलब पॉइंट ए और बी पर ऑपरेट करोगे। लेकिन आप कोई ऐसे तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई ऐसी टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से आपका रिसोर्स बेस्ट पॉसिबल वे में यूज नहीं हो पा रहा है, तो तुम कहीं पीपीसी के अंदर ऑपरेट करोगे, मतलब पॉइंट सी पर ऑपरेट करोगे। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें देकर रखा है, तुम्हें बेटर स्पेस देकर रखी है, तुम डायग्राम भी मेरे साथ बनाते जाना। अगला प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए। बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो डायग्राम बनेगा उसमें तुम्हें पीपीसी को शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी बताना है। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसा जाएगा बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड वाई और गुड एक्स प्लीज इंटरचेंज कर लेना ऊपर वाले डायग्राम में भी, और यहाँ पर भी है गुड एक्स, एक्स एक्सेस पे गुड एक्स ले लो, वो अपन कांस्टेंट ही रखते हैं ना। अब सुनो ना, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा रिच के लिए, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग तो खरीद सकते हैं ना यार। डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा प्लांट एंड मशीन आएगी इकोनॉमी में, तो इस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो पीपीसी विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। लेकिन बेटा ये पूरी प्रोसेस का एक ही नुकसान है, अगेन
कहीं ना कहीं पुअर्स का वेलफेयर अफेक्ट होने लग जाएगा। ओके, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन वेलफेयर अफेक्ट होने वाला है। अब बेटा मैंने तुमको बताया था ना, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स मेन प्रॉब्लम है जिसके ये 3 सब पार्ट्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अलावा 2 और प्रॉब्लम्स हैं। जब पीपीसी को रिप्रेजेंट करते हैं इन प्रॉब्लम्स में, तो 2 और प्रॉब्लम्स तुम्हारी बुक्स में भी कवर हुई हैं, वो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। अगर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बताना है तो ये तुमको ऑलरेडी पता है, कोई भी पॉइंट ऑन पीपीसी बताएगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और कोई भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी बताएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हम मान रहे हैं पॉइंट ए और बी पीपीसी पर है और पॉइंट सी पीपीसी के अंदर है। तो अगर हमको पीपीसी की मदद से फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बताना है तो पीपीसी पर पॉइंट आएगा, और अगर पीपीसी की मदद से अंडर यूटिलाइजेशन बताना है तो पीपीसी के अंदर पॉइंट बनेगा। ओके, पॉइंट सी शोज अंडर यूटिलाइजेशन एंड पॉइंट ए एंड बी शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फाइनली लास्ट चीज है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। अगर हमें पीपीसी की मदद से ग्रोथ ऑफ रिसोर्स बताना है तो ये तो तुम्हें भी पता है, अब तुमने शिफ्टिंग पढ़ लिया है। पीपीसी कहाँ शिफ्ट होएगा? पीपीसी इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। अगर हमें ग्रोथ ऑफ रिसोर्स बताना है तो पीपी विल शिफ्ट टू पी डैश पी डैश। दिस रिप्रेजेंट्स ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। बेटा अब लास्ट टॉपिक, ये तो मुझे नहीं लगता ये भी तुमसे कभी पूछा जाएगा, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। एक सिंपल इकोनॉमी वो होती है बेटा जहाँ पे लोगों की इनकम कंपैरेटिवली कम होती है, तो लोगों का एक्सचेंज भी कम होता है, और लोगों का एक दूसरे सेक्टर पे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस भी कम होता है। मेनली नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी इकोनॉमी में, रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन बहुत कम चीजों की होती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी किसे बोलते हैं? एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वो होगी बेटा जहां पर लोगों की इनकम ज्यादा है तो लोगों की डिमांड भी ज्यादा है, लोग ज्यादा चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे हैं, और लोगों का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ता ही जा रहा है। ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।